हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और काफ़ी टाइम से वीडियो का आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ DDU से जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर में हैं। आपका सब्जेक्ट कोड 114 है। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, हिंदी में अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व। ठीक है। और मेरे यहाँ शोर की काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि अब शोर ख़त्म होगा, बट वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रैफिक ज़्यादा है आई थिंक। तो प्लीज़ अगर बैकग्राउंड नॉइस आएगी बीच में तो उसको अवॉइड करिए। और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स पहले बता देना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि वो आपको सब्जेक्ट समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि बस मैम कब MCQ शुरू करें और बस ख़त्म कर दें। तो ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब ऐसा नहीं कर सकते। क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट और बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना फैक्चुअल भी डेटा इसमें ज़्यादा है कि मुझे खुद भी उसको लर्न करना है, याद करना है। तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ नोट डाउन भी कर रखा है एडिशनल, और उसको मैं यहाँ पे बोलूँगी तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इनफैक्ट काफ़ी मतलब कहने को तो कुछ MCQs हैं यहाँ वीडियोज़ में, बट बहुत सारे MCQs बनाए जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप ऑलरेडी BEd 4th सेमेस्टर में हैं। ठीक है। उसके बाद आप आगे जाके टीचिंग फील्ड में आप एंट्री करने वाले हैं। तो BEd एक तरह से आपका ट्रेनिंग कोर्स है। यहाँ पे सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे शिक्षकों के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें सेंटर करती है, क्या क्या चीज़ें स्टेट करती है, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये सारी चीज़ें इस आपको सब्जेक्ट में मिलेंगी। इसमें शुरू से मतलब यूनिट 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे वैदिक काल से शुरू किया है कि भाई वैदिक काल में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था थी शिक्षक को ट्रेन करने के लिए, फिर बौद्ध काल, फिर मुस्लिम काल, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। फिर धीरे धीरे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं उन्होंने क्या किया शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि NCERT है, डाइट है, SCERT है। ठीक है। आपका NCTE है। इन सब चीज़ों का क्या रोल है, ये कब आए, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, काफ़ी कुछ फैक्चुअल बेस्ड है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मिला जुला है और आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फ्यूचर में कभी भी, या इस साल या अगले साल, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं फ्यूचर में कभी भी अगर आप M.Ed एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, या आप BHU की बात करें, कानपुर की बात करें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात करें, या DDU की बात करें, तो ये सब्जेक्ट आपको हमेशा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे और क्वेश्चंस में जो रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हम उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अब शुरू करते हैं। ठीक है। मैंने ये बेसिक्स थोड़ा सा ज़रूरी था बताना, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट पड़ता है कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि अब एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो लाइक करके करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ MCQs हैं और यूनिट 1 से ही आपके लिए गए हैं। ठीक है। ये आपका पार्ट 1 होगा। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, सो प्लीज़ मैनेज। मैं 2 दिन से वेट कर रही हूँ कि अब रिकॉर्ड करूँ, बट शोर ऐसा है कि हर टाइम है, मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मैनेज करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है। आंसर नीचे लिखा हुआ है, आंसर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इन विच पीरियड द फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर ट्रेनिंग स्टार्टेड फर्स्टली। ठीक है। तो यहाँ पे शुरू बोला है कि भाई टीचर ट्रेनिंग फॉर्मल सिस्टम सबसे पहले कब शुरू हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है, मैं आंसर पहले बता देती हूँ और आप लोगों ने कभी तो देख भी लिया होगा। ठीक है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B, बौद्ध काल। ठीक है। काफ़ी बुरा सेटअप है।
ठीक है, इसका सही आंसर है बौद्ध काल। और इसको मैं वैदिक काल से शुरू करती हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगी कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो हमारा समाज था वो 4 भागों में डिवाइडेड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप लोग जानते हैं कि शूद्रों को वहाँ पे शिक्षा का अधिकार नहीं था, इनफैक्ट विमेन एजुकेशन की भी बात वहाँ नहीं की गई है। तो वैदिक काल में क्या था कि जो ब्राह्मण है वो ही मतलब शिक्षा के सारे करता धरता थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि हेरिडिटी प्रोसेस था कि मतलब जो ब्राह्मण ही हैं वही शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मतलब कहानी है वैदिक काल से रिलेटेड। तो वहाँ पे बहुत सारे संस्कार होते थे, और फिर ब्राह्मण ही एक सेंटर थे, और वो अपने गुरुकुल में बच्चे जाकर वहाँ पर पढ़ते थे। शूद्रों का अधिकार नहीं था वहाँ पे, विमेन एजुकेशन की भी बात नहीं की गई है वैदिक काल में। ठीक है, और यहाँ पे वैदिक काल में फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग की कोई भी बात नहीं की गई है। उसके बाद वैदिक काल के बाद आपका आता है बौद्ध काल, बौद्ध काल के बाद आता है मुस्लिम काल, उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश काल। तो ये एक सीरीज़ में है जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सीरीज़ में चलता है। ठीक है, तो वैदिक काल आया, वैदिक काल में कोई सिस्टम नहीं था। उसके बाद जब बौद्ध काल आया तो बौद्ध काल में टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है। ठीक है, बौद्ध काल कह सकते हैं काफ़ी अच्छा पीरियड था, इसमें सभी को शिक्षा का अधिकार था, विमेन एजुकेशन की भी बात बौद्ध काल में की गई है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद फिर मुस्लिम काल आया, उसमें भी मतलब काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसमें मुस्लिम काल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं, मदरसा और मकतब। ठीक है, तो जो मदरसा होता है वो आपका हायर एजुकेशन का सेंटर होता है, जो मकतब होता है वो प्राइमरी एजुकेशन का सेंटर होता है। ठीक है, मुस्लिम काल का में एजुकेशन का सबसे ज़्यादा मतलब रोल ये था कि मुस्लिम की जो भी कुरान है उन सब में जो भी चीज़ें लिखी हुई उनको प्रोपोगेट करना। तो वैसे ही बौद्ध काल में भी मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ें थी कि भाई बुद्ध भगवान की जो प्रीचिंग्स हैं, जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को शिक्षा के माध्यम से दूर दूर तक फैलाना। ठीक है, और टीचर ट्रेनिंग की बात, तो यहाँ तो क्वेश्चन है ही कि टीचर ट्रेनिंग की बात फॉर्मल सिस्टम की सबसे पहले बौद्ध काल में शुरू हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध काल से रिलेटेड एक और चीज़ है कि वहाँ पे टीचर्स को क्या बोला जाता था, बुद्धिस्ट मॉन्क बोला जाता था, बौद्ध भिक्षु भी बोला जाता था, आचार्य और उपाध्याय भी बोला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड टीचर एजुकेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, कौन सा ऐसा काल है जिसमें टीचर एजुकेशन की बात नहीं की गई है? तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट कि टीचर एजुकेशन की बात आपकी बौद्ध काल में ही की गई है। मुस्लिम काल और वैदिक काल में टीचर एजुकेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वैदिक काल से ही रिलेटेड है। वैदिक काल, बौद्ध काल, सारे मतलब इस तरह से MCQs बनाए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक साथ कोशिश की गई है कि आपका टाइम बचे और एक क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हम 1 बाय 1 चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे मैंने अभी बताया कि 4 सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और ब्राह्मण को ही सारी जिम्मेदारी थी कि भाई वो पढ़ाएंगे अपने गुरुकुल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में अध्यापक शिक्षण प्रदान करने कोई औपचारिक संस्था, औपचारिक मतलब फॉर्मल सेंटर कोई ऐसा नहीं थी। उनकी धारणा थी कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण द्वारा नहीं। तो मतलब जन्मजात मतलब कि भाई ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने का अधिकार था, तो वो ब्राह्मण ही जो उनके मतलब आगे है, मतलब दादाजी भी पढ़ा रहे हैं, फिर पिताजी पढ़ा रहे हैं, फिर उनके बच्चे, तो वो एक हेरिडिटरी प्रोसेस था, ब्राह्मण ही वहाँ पे टीचिंग करते थे। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षक चुनने का एक कक्षा नायकी प्रणाली मॉनिटोरियल सिस्टम था। तो ये दूसरा ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, क्योंकि मॉनिटोरियल सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले वैदिक काल में ही हुई थी। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इस पर मैंने काफ़ी कुछ सर्च भी किया है। तो मॉनिटोरियल सिस्टम की बात आपको वैदिक काल में भी देखने को मिलती है, और उसके बाद मुस्लिम काल में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बौद्ध काल में औपचारिक रूप से अध्यापक शिक्षण प्रदान की जाती थी, जिसे भिक्षु शिक्षा कहते। मैंने भी बोला कि बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे। ठीक है, और औपचारिक मतलब फॉर्मल। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चों को, दोनों भी लोगों को बातें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध काल, तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें और बताना चाहती हूँ बीच में, 2 चीज़ें नहीं, सिर्फ एक चीज़। ठीक है, एक चीज़, 2 चीज़ें रिलेटेड है। मैं कौन सी किताबें रेफ़र कर रही हूँ? मेरे पास किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, SP चौबे जी की किताब है।
ठीक है, सूर्य प्रसाद चौबे जी की किताब है। और ये इसमें बहुत सारे कमीशन वगैरह, काफ़ी पुरानी बुक है बट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वैदिक काल से शुरू किया है, जितने सारे कमीशंस पे ख़त्म किया है। दूसरी किताब है आपकी टीचर एजुकेशन एंड पैडागॉजिकल ट्रेनिंग, आर्य शर्मा की किताब है। उल्टी आपको दिख रही होगी बट मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये दोनों किताबें मेरे पास है, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में और भी बेहतर किताबें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं जो भी कंटेंट यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, ये स्टैंडर्ड किताबें हैं। ऐसा नहीं है कि आरलाल अग्रवाल मतलब वो DDU में स्पेसिफिक सिलेबस के हिसाब से चलती हैं, बट ये किताबें एक तरह से कह सकते हैं कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर E इज़ राइट, सब कुछ सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, बाय व्हाट नेम वो द टीचर ट्रेनिंग सेंटर ओपन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षण के लिए केंद्र खोले गए, उनको क्या नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है नॉर्मल स्कूल बुलाया जाता था। ठीक है, और वो उनको नॉर्मल स्कूल ही बुलाया जाता था। और यहाँ पे मैं बुक में आपको बताती हूँ, काफ़ी बेहतर तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, नॉर्मल स्कूल वर ओपन फॉर ट्रेनिंग द टीचर्स। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो नॉर्मल स्कूल्स टीचर को ट्रेन करने के लिए खोले गए हैं, सबसे पहले खोला गया था मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मतलब 3 जगह इंपॉर्टेंट है। कहाँ खोला गया? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 बाय 1 चलेंगे। वुड के घोषणा पत्र में भारत के प्रत्येक प्रांत में इंग्लैंड की भांति शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बात की गई। बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, वुड डिस्पैच जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से कहते हैं आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई भारत में। ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरी को स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्णन आयोग ने अध्यापक शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया, ये बात भी आपकी सही है। तीसरा क्या है कि अभी मैंने बताया नॉर्मल स्कूल बोलते थे ब्रिटिश काल में, जब टीचर ट्रेनिंग के लिए जो भी स्कूल्स खोले जाते थे उनको कोई विशिष्ट स्कूल नहीं बोला जाता था, नॉर्मल स्कूल बोला जाता था। तो यहाँ पे मद्रास, मुंबई और कोलकाता, ये 3 जगहों पे संस्थाएं ये खोली गई। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर D इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो आज इतना शोर क्यों हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। खैर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्लीज़ अवॉइड द नॉइस इन द बैकग्राउंड। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई? तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। यहाँ पे थॉमस मुनरो हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर है कि भाई टीचर ट्रेनिंग स्कीम 1826 में किसने बनाई? तो थॉमस मुनरो ने। दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि थॉमस मुनरो ने जो टीचर ट्रेनिंग स्कीम कब बनाई थी? तो 1826 में। ठीक है, तो जो थॉमस मुनरो थे वो क्या थे? मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। ठीक है, तो वो जब भारत आए तो उन्होंने मतलब देखा कि भाई भारत में जो मतलब उन्होंने गुरुकुल जो सिस्टम देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वो क्या मतलब उन्होंने मतलब ब्रिटिश का क्या था कि भारत में कुछ भी नहीं है, सब खराब है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। बट थॉमस मुनरो कह सकते हैं कि एक इंडिया के फ्रेंड थे, कह सकते हैं। उन्होंने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की, जो गुरुकुला सिस्टम के बारे में बात की, वो काफ़ी पॉजिटिव बात की, उनको वो सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, कि भाई ये इंडिया का सिस्टम है और ये काफ़ी बेहतर है और हर जगह मतलब गुरुकुल दिखते हैं, बच्चे जाके वहाँ पढ़ते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिए उनको बोलते हैं मिनट्स ऑफ हाँ, मतलब जैसे मैकॉले के मिनट 1835 है, तो वैसे उन्होंने मिनट्स ऑफ 1822, ये काफ़ी फेमस है। 1822 में उन्होंने मिनट्स ऑफ 1822 दिया। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब एक रिपोर्ट बनाया इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, और वो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी। ठीक है, बाकी उन्होंने फिर ट्रेनिंग अगर स्कीम की बात की तो वो उन्होंने 1826 में एक योजना बनाई टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो ये थी थॉमस मुनरो से रिलेटेड एक छोटी सी बात, जिसको मैंने काफ़ी पढ़ा है और यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। ठीक है, स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते क्योंकि एक रफ वर्क किया है। ठीक है, और इसलिए मैंने बोलती हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको आप लिखते जाइए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली कंसर्न विद पॉलिसी मेकिंग एंड क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा की नीति निर्माण और गुणवत्ता की बात की गई है कि भाई कौन सा ऐसा मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा है जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, जो आपका NCTE है और NCERT है। ठीक है, अब ये देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर मान लीजिए B.Ed है, जैसे लेवल होते हैं, ठीक है, बहुत हायर लेवल पे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसी से बनाए जा सकते हैं। इसके फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NCTE का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बोल देती हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने की बात है कि NCTE का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ, नहीं है, फॉर टीचर एजुकेशन है। और वहीं NCERT के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ठीक है, तो NCTE की स्थापना हुई 1995 में, 1995 में, और NCERT की स्थापना हुई 1961 में। तो ये ईयर आप लोग नोट कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है और इसका मतलब ये कब आया, फिर इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मैक्सिमम एम्फेसिस इज गिवन ऑन द डेवलपमेंट एस्पेक्ट। मतलब विकासात्मक पक्ष की बात की गई है। तो गेस करिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ, विद डेवलपमेंट लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है भाई, डेवलपमेंट एस्पेक्ट कब है, जब बच्चा पूर्व प्री प्राइमरी में होता है तो उसका विकास होता है, भी उसका मानसिक विकास इस स्तर तक हुआ है कि नहीं, वो कितना मतलब उसका विकास हो गया है। फिजिकल मतलब एस्पेक्ट भी उसमें आएंगे। ठीक है, फिजिकल मतलब क्योंकि भाई पेंसिल पकड़ने के लिए भी तो एक मोटर स्किल चाहिए कि फिजिकली उसकी मतलब उंगलियां हैं, जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर हों कि वो पेंसिल पकड़ के लिखना शुरू करे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, देखिए मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे आंसर भी लिखा है। आंसर मतलब देखना या ना देखना ज़रूरी है, आपको वो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन समझना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को उससे रिलेटेड घुमा के फिरा के आएगा तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि प्री प्राइमरी अवस्था के बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई हैं। तो यहाँ पे प्री प्राइमरी में क्या आएगा, आपका प्ले आएगा, LKG आएगा, UKG आएगा। ठीक है, अभी नए एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका और भी जो लेवल है, प्ले एज है, ठीक है, वो जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारे मतलब क्लास 1 से पहले के जितने भी स्टेजेस हैं, आंगनवाड़ी आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो प्री प्राइमरी बच्चों को सिखाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही है कि प्री प्राइमरी के बच्चों को खेल विधि, कहानी सुना के, गीत संगीत के माध्यम से आप जब चीज़ें उनको बताएंगे, सिखाएंगे, प्ले वे मेथड के का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब वो चीज़ें बहुत बेहतर तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किस स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 से 14 भी हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे 6 से 12 भी हो सकता है, तो ये थोड़ा वैरी करता है, 6 to 7 तो या 12 to 14 ऐसे वैरी करता है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र मिनिमम 6 ईयर और मैक्सिमम 8 ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे आगे जाके वो 12 to 14 हो जाता है, यहाँ पे 6 to 8 ये सिस्टम है। तो ये आपका किस स्तर पे आ जाएगा, आपका प्राइमरी स्तर पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है, ये तो आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, UGC से रिलेटेड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर 28 दिसंबर 1953 को UGC की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 1956 को UGC को स्टैट्यूटरी बॉडी संवैधानिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया, ये भी सही है। UGC का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, अब देखिए इस एक क्वेश्चन में मैंने मतलब यहाँ पे ऑप्शन सही है आपके, मतलब ऑल ऑफ द अबव सही है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, कितना शोर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन से मैं
4-5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताती भी हूँ किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब भी कभी पूछा जाए कि यूजीसी की स्थापना कब हुई तो आप 1953 लगाएंगे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब भी पूछा जाए कि भाई उसको एक संवैधानिक संस्था का मतलब एक कब बोला गया कि भाई ये संवैधानिक संस्था बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी, तो आप 1956 लगाएंगे। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो दिल्ली लगाएंगे। कितनी रीजनल ऑफिसेज है? 6। मैं 6 रीजनल ऑफिसेज के नाम भी बता दे रही हूँ। पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर। ठीक है। और सबसे अच्छा देखिए, किसी भी इस तरह की कमीशन है तो इनके बारे में आपको जानना है। सबसे आसान मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग अक्सर मतलब ढूंढने का भी एक अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करिए यूजीसी, और यूजीसी की जो वेबसाइट आए ना वहाँ पे क्लिक करिए। अगर यूजीसी की आए तो यूजीसी की वेबसाइट, एनसीटीई की उसकी वेबसाइट, वहाँ पे अबाउट सेक्शन होता है। हर वेबसाइट में अबाउट सेक्शन होता है कि बेसिक सा कि उसके बारे में दिया होता है। अबाउट सेक्शन में आप जाइए, यूजीसी के अबाउट सेक्शन में सब कुछ ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी के संबंध में। अभी मैंने बोला एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एनसीईआरटी का स्थापना हुआ 1961 में। ठीक है। एनसीटी का 1995 में। मुझे खुद ये सब भूल जाता है, मैंने एक जगह नोट करके रखा हुआ है सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 हुई। हो सकता है 1 सितंबर भी पूछ ले, बट ज़्यादातर ईयर पूछता है। 1961 को हुई। ठीक है। किसके द्वारा हुई? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 17 हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। एनसीईआरटी में भारत सरकार द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। और एनसीईआरटी एक सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट। एनसीईआरटी से रिलेटेड ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सब आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एनसीईआरटी जो एक संस्था है ये मतलब नेशनल लेवल पे है। इसी तर्ज पे हर स्टेट लेवल पे एससीईआरटी की भी स्थापना होती है। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ भी बता दे रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आए कि भाई एनसीईआरटी है, स्टेट लेवल पे है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, और मतलब नेशनल लेवल पे है, और स्टेट लेवल पे भी एससीईआरटी की स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताती हूँ। अगर यूपी एससीईआरटी की बात करें, क्योंकि स्टेट लेवल की बात है और हम लोग यूपी में हैं, ठीक है, तो यूपी एससीईआरटी की स्थापना हुई 1981 में। अगर दिल्ली एससीईआरटी पूछता है तो 1988 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्कूल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग से सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कीवर्ड का ध्यान रखिए। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग दोनों की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई एनसीईआरटी भी सही है और ये एनसीटीई भी सही है, बट यहाँ पे सबसे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपका एनसीईआरटी ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की भी बात की गई है। अगर सिर्फ टीचर ट्रेनिंग की बात की थी तो आप एनसीटीई लगाते, बट यहाँ पे दोनों की बात की गई है। ठीक है, तो एनसीईआरटी है। पहले मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई कि अरे स्कूल एजुकेशन तो एनसीईआरटी होगा, टीचर ट्रेनिंग एनसीटीई होगा। फिर मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट पर गए, वहाँ के अबाउट सेक्शन में गए, वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों ही बातें आएंगी। एनसीईआरटी के थ्रू जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो दोनों मतलब दो ही, उसमें इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की बहुत डिटेल में बात की गई है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की बात आगे करेंगे। इन सर्विस मतलब यहाँ बता देती हूँ, इन सर्विस मतलब कि आपकी आगे जॉब लग गई है, आप इन सर्विस में, उसके बीच में जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपकी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग आएगी। उसमें आपका ओरिएंटेशन आता है, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, ये सब आपकी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में आएंगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, एनसीटीई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कार्य संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा, ठीक है, टीचर एजुकेशन का नियोजन करना, बिल्कुल सही है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, मतलब जहाँ भी मतलब शिक्षक की ट्रेनिंग होती है वहाँ का करिकुलम, वहाँ का पाठ्यक्रम निर्धारित करना। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब नहीं पूछा है तो भाई सारे ऑप्शन सही हैं, तो कोई ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ और कब प्रशिक्षण केंद्र खोला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 1993 में श्रीरामपुर बंगाल में। ठीक है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, जो कि आई थिंक नहीं, लास्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्री सर्विस, इन सर्विस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन एमसीक्यू आप लोग देखा करिए, तो ये मत सोचा करिए जल्दी से आपको उसके रिजल्ट पे जाना है, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर ट्रेनिंग दो तरह की होती है, प्री सर्विस, इन सर्विस। ठीक है, क्यों इतना शोर हो रहा है आज? प्लीज़ मैनेज, फ्लो बहुत ख़राब हो जा रहा है एक्सप्लेन करने का। तो प्री सर्विस, इन सर्विस दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और टीचर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, अध्यापक शिक्षा के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ तो हो गया दो तरह के, भाई इसमें क्या होता है ये भी तो ज़रूरी है जानना। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग क्या होता है, तो प्री सर्विस में क्या होगा कि सर्विस में जाने से पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो प्री सर्विस में आती है। जैसे आप अगर बीएड कोर्स कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, मतलब वही प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी लेवल तक पढ़ाने के लिए। अगर आप एमएड कर रहे हैं तो मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाने के लिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ये आपकी प्री सर्विस में आ जाएगी। अगर इन सर्विस की बात करें तो इन सर्विस मतलब आप सर्विस में हैं, आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो उस समय जैसे वर्कशॉप है, सेमिनार है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, रिफ्रेशर कोर्सेज है, इन सारी चीज़ों की डिटेल में बात नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि इन सर्विस मतलब आप सर्विस में चले गए, उस समय ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भाई सर्विस कौन सी, प्राइवेट की सरकारी? तो मान लीजिए आप बीएड करके कहीं आप पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट में भी आप वर्कशॉप करा सकते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। तो प्राइवेट सरकारी हर जगह होते हैं। ठीक है, सरकारी में थोड़ा कंपलसरी होता है कि करना है, प्राइवेट में मतलब ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस अभी आगे और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, आप सर्विस में गए हैं, चाहे प्राइवेट पढ़ा रहे हो चाहे वहाँ पे क्या क्या होता है भाई? प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सही है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट एंड कंटेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और काफ़ी मेहनत लगी इस सब्जेक्ट को वीडियो बनाने में, क्योंकि ऐसे सिर्फ रीड नहीं कर सकते, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई चीज़ें हैं क्यों, क्या ज़रूरी क्या है। हम एक बीएड कर रहे हैं, हमें आगे आके किस तरह से ये चीज़ें यूज़फुल होने वाली है, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं इतनी सारी डिटेल्स आगे वीडियोज़ में नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ पढ़ाने वाली हूँ, बट आज के फर्स्ट वीडियो है इस सब्जेक्ट का, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो को आखिरी तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरी मेहनत सफल हुई कि भाई इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप सभी वीडियोस देख रहे हैं। तो वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आई होप आपने शुरू में ही कर लिया होगा लाइक, अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ स्टिल यू हैव अ चांस, हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो से आपको मेरी हेल्प होती है तो आप सुपर थैंक्स का फीचर का यूज़ करके मेरे चैनल को थोड़ी सी मॉनिटरी हेल्प दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे देखने को धीरे धीरे मिलेंगी मेरे चैनल पे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है क्वालिटी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेंगी। वीडियो को शेयर करना अपने बैचमेट के साथ नहीं भूलना है, क्योंकि ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए बीएड में आप लोग का कोई कंपटीशन नहीं है एक दूसरे के साथ कि भाई शेयर नहीं करना है, क्योंकि अब आप बीएड कर रहे हैं 4th सेमेस्टर में, आपका कंपटीशन खुद से है। ठीक है, तो बीएड आप कर रहे हैं, आपका कंपटीशन अब खुद से है, आपको इतनी अच्छी लेवल की तैयारी करनी है। आपके बैचमेट्स आपके रियल कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, ऑलरेडी आप बीएड ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आप इस लेवल पे कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर की कमियां क्या हैं। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश पे काम करना है, जीएस अच्छा नहीं है तो जीएस पे काम करना है, अगर आपका करंट अच्छा नहीं है तो करंट पे आपको ध्यान देना है, रीजनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि आगे आप जितने भी एग्ज़ाम्स देंगे, अगर एमएड एंट्रेंस देते हैं तो आपको फिर जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए,
चाहिए, थोड़ी सी बेसिक हिंदी आनी चाहिए। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको वो हेल्प करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं चैनल पे, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, तो कुछ उनके पॉइंट्स ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग है। बट जो लोग बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो मेहनत करने से बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। मेहनत करना इज़ लाइक मतलब आप अपने मोटिवेट होइए, खुद को अंदर से लाइए कि भाई आप बीएड कर चुके हैं, आप एक ट्रेंड टीचर हैं, ठीक है। बीएड कर चुके हैं तो भाई आप इंटर लेवल तक पढ़ाने के लिए मतलब आप बिल्कुल ट्रेंड हो गए हैं, इतने आपने यहाँ तक सीख लिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, आई नो बोरिंग लेक्चर्स होते हैं, बट ये जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इसका नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये नोट आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं, आगे फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम में रिवीजन में बहुत काम आएगा। मैंने वैसे छोटे छोटे कुछ नोट्स बना रखे हैं, थोड़े रफ वर्ड टाइप के हैं, ठीक है। तो मैं भी उनको हेल्प लेती हूँ, क्योंकि हर एजुकेटर को अगर वो प्रिपेयर करके पढ़ाता है तो वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी कंटेंट दे सकता है, ठीक है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें मुझे भी नहीं याद होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई नोट इट डाउन एंड एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल से। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 2 को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।